विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय दिव्यापुर की डिजिटल सेवा में आपका स्वागत है। मैं इकरार अहमद, विभागाध्यक्ष हिंदी, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हूँ और हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य। कानपुर विश्वविद्यालय की यह पद्धति है कि आपको बीए प्रथम वर्ष में किन्हीं 3 विषयों का चयन करना है। उनमें से आपने निश्चित ही हिंदी साहित्य को विषय के रूप में चयनित किया है और इसीलिए आज आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर चर्चा की थी, क्योंकि हमारा विषय है हिंदी साहित्य। हिंदी एक भाषा है और उस भाषा के विकास से हम परिचित हो चुके हैं। अब इसके बाद आता है साहित्य। ये साहित्य क्या है? ये हम लोग समझ रहे हैं कि कक्षा 5 या 6 से हम लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ कर दिया जाता है हमारे यहाँ। और आप देखिए कि हम इतने लंबे समय से उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमने उसकी उपयोगिता को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। साहित्य क्या है? साहित्य की जो परिभाषा हमारे विद्वानों ने बताई है, उनमें से एक परिभाषा ये बताई जाती है कि साहित्यस्य भावः इति साहित्यम, अर्थात जिस रचना में साथ रहने या होने का भाव विद्यमान हो वह साहित्य है। इस प्रकार हम सहित, क्योंकि साहित्य शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है सहित या सहहित, अर्थात हित के साथ होना ही साहित्य है। फिर इसके बाद और विद्वानों ने जो परिभाषा बताई, और जिस परिभाषा पर लगभग सभी विद्वान एक मत हैं, कि साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात जो कुछ समाज में घटित हो रहा है वह सब हमें साहित्य में दिखाई देता है। लेकिन साहित्य इससे भी आगे बढ़कर के हो रहा है कि जो कुछ समाज में होना चाहिए वह भी हमारे साहित्य में है। क्योंकि हमने किसी भी विषय का एक व्यवस्थित अध्ययन करने का हम प्रयास नहीं करते हैं, और प्रायः हम विषयों का चयन एक परंपरा के रूप में कर लेते हैं और करते चले आ रहे हैं। क्योंकि देखा देखी हमने उसने मेरे मित्र ने इस विषय का चयन किया तो मैंने भी कर लिया। लेकिन कभी उन चीज़ों की गहराई में जाइए, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी और हम उनका भरपूर लाभ भी नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि किसी शायर ने बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां कही हैं कि महरूम हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई। तो हमें उसमें डूबना पड़ेगा। आपने जिस विषय का चयन किया है आप उसमें डूब जाइए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अध्ययन की प्रक्रिया है, उस अध्ययन की प्रक्रिया की कई परिभाषाएं हैं, कई नियम हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मुझे बहुत प्रिय है वो एक पत्रकारिता जगत की एक प्रणाली है। इसमें कहा जाता है 5W and 1H। ये 5W
डब्लू अर्थात वाट क्या है, वाई WHY क्यों है, विच किसने किया है, व्हेन कब से है, वेयर कहाँ हो रहा है, और एच अर्थात हाउ ये कैसे है। किसी भी विषय को लीजिए तो आप इन 6 दृष्टियों से उस पर प्रकाश डालिए तो आप उस विषय की गहराई तक उतर जाएंगे। अब जो हम साहित्य की चर्चा करते हैं कि साहित्य क्या है, तो समझ में आ गया कि साहित्य समाज का दर्पण है। फिर और हम जाते हैं तो कहते हैं कि साहित्य कला है, क्योंकि ये कला के विषय हैं। क्योंकि जो शास्त्रीय रूप से 5 कलाएं मानी जाती हैं उनमें एक है स्थापत्य कला। स्थापत्य कहते हैं भवन निर्माण, जैसे कि ताजमहल बना है, लाल किला बना है, अंकोर वाट का मंदिर बना है, कुतुब मीनार बनी है। तो ये सब स्थापत्य कला के नमूने हैं। फिर मूर्ति कला, बहुत बहुत अच्छी मूर्तियां स्थापित हैं। मोनालिसा की पेंटिंग अर्थात चित्रकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला। और फिर इसके बाद आता है संगीत, वो भी एक कला है। और फिर उसके बाद आता है साहित्य, साहित्य भी एक कला है। तो ये साहित्य एक कला है, समाज का दर्पण है। साहित है अर्थात लोगों का जिसमें हित हो, ये सब साहित्य है। एक अनुमानिक मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखते हैं तो ये सब साहित्य है। अब प्रश्न आता है कि साहित्य क्यों है? भाई हम साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर हमारी समझ में आना चाहिए ना। जब तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, तब तक उस कार्य को करने का कोई औचित्य नहीं है। कभी हमने प्रयास नहीं किया कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। हमने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होगा। इसी प्रकार से हम साहित्य को पढ़ते चले आ रहे हैं। हम कबीर को पढ़ रहे हैं, जायसी को पढ़ रहे हैं, सूर को पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, मलिक प्रसाद को पढ़ रहे हैं, निराला को पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं हम लोग प्रायः, हालांकि हमारे कुछ विद्यार्थी अवश्य करते होंगे, कि क्यों साहित्य को क्यों पढ़ा जाता है। और हमारी शिक्षा की व्यवस्था में कक्षा 6 से ही साहित्य को पढ़ाया जाना आरंभ हो जाता है। तो इसके पीछे हमारे विद्वानों ने, हमारे समाज ने, हमारे शिक्षाविदों ने कुछ तो इस पर सोचा होगा कि पढ़ाया जाए। साहित्य हमें क्या सिखाता है? वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, पढ़े जाते हैं, सभी की उपयोगिता है। हम सामाजिक विज्ञान के विषयों को लें या विज्ञान के विषयों को लें, सभी की उपयोगिता है। लेकिन साहित्य की उसमें उपयोगिता क्या है? हमको अर्थशास्त्र बताएगा कि धन कैसे कमाया जाए, धन कहाँ खर्च किया जाए, कैसे कमाया जाए, कितना कमाया जाए। लेकिन साहित्य ये बताएगा कि धन किस तरह से और कहाँ पर खर्च किया जाए। अर्थशास्त्र बताएगा कि मुद्रा आप कैसे संग्रहित करें, लेकिन साहित्य क्या बताएगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। धन इतना होना चाहिए। अब हम आते हैं, जैसे कि
हमको राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, आज जिनकी सर्वाधिक चर्चा होती है, चाहे वो कौटिल्य हों या मैकियावेली जो कि पाश्चात्य विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों ने सत्ता प्राप्ति के साधन बताए हैं कि सत्ता को प्राप्त करिए, पद को प्राप्त करिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और यही परंपरा राजनीति विज्ञान की है। लेकिन साहित्य क्या बताएगा? साहित्य बताएगा कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए जो फलीभूत हो। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास, और तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। उस रामचरितमानस में उन्होंने स्थापित किया है कि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति का मार्ग कौन सा होना चाहिए, मर्यादाओं के साथ। आज इसीलिए मैं इस बात को बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, लेकिन कभी भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कहीं भी अखंड पाठ दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होता है, और हो भी नहीं सकता है। जहां पर सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ किसी हद तक जाना पड़े, ये मार्ग हमें मैकियावेली बता रहे हैं। और दूसरी ओर तुलसीदास का प्रिय जो संबंध हैं सत्ता के, वो राम और भरत के हैं। तो हमें साहित्य बताएगा कि राजनैतिक सत्ता या पद की लोलुपता हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए। हमको संयम सिखाता है साहित्य, हमको सही मार्ग की ओर ले जाता है। अगर हम विज्ञान की ओर देखें, विज्ञान के आविष्कार हमको बताएंगे कि आप परमाणु बम बनाइए, आप राइफल बनाइए, आप गोला बारूद बनाइए, लेकिन उन वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग हमको किस दिशा में करना है, कब करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा, यहीं पर साहित्य की उपयोगिता है। क्योंकि एक बड़ा अन्यत्र प्रसंग है कि इस समय दुनिया में जो एक राइफल है, उसका नाम लगभग सभी ने सुना होगा, उसको बोलते हैं AK-47, और उसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47। इस राइफल से आज दुनिया में यदि किसी गोली से व्यक्ति मरते हैं तो सर्वाधिक लोगों की मृत्यु इसी AK-47 नामक राइफल से होती है। और इस राइफल का जो नामकरण है वो इसके आविष्कारक के नाम पर है, जिनका नाम था क्लाशनिकोव। ये रूस के थे। तो उन्होंने AK-47 बनाई, और AK-47 बनाने के बाद उससे बहुत सारे लोग मारे गए। चाहे उससे वो राइफल, ये सौभाग्य या दुर्भाग्य कहें कि वो राइफल सरकार के पास भी होती है और सरकार के विरोधियों के पास भी होती है, सबको उपलब्ध है वो राइफल। पता नहीं, एक बार उनसे पूछा गया कि आपने, हाँ एक बात और है कि क्लाशनिकोव वैज्ञानिक होने के साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखते थे। तो एक बार उनसे पूछा गया कि आपने सबसे अच्छा और सबसे बुरा काम अपने जीवन में कौन सा किया है? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन का
सबसे बुरा काम ये किया है कि हमने ये राइफल बनाई है, क्योंकि इस राइफल से अन्न नहीं उपजेगा, इस राइफल से व्यक्ति ही मारा जाएगा, हत्या होगी। और कहा कि आपने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा किया है? तो कहा कि हमने अपने जीवन में कुछ कविताएं लिखी हैं, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि जो उन्होंने साहित्य लिखा, जो कविताएं लिखी, उनसे मानवीय मूल्यों की, मानवता की रक्षा होगी। हम इसलिए साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य का होना इसलिए ज़रूरी है। और आज के दौर में जहाँ पर मानवता धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, चारों ओर हिंसा अपने चरम पर है, तो ऐसी स्थिति में साहित्य की उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। और हमको इसीलिए साहित्य को गंभीरता के साथ, जो समाज के लिए उपयोगी है, उसको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। आज हम केवल 2 ही बिंदुओं पर चर्चा कर पाने में समर्थ हैं, क्योंकि इस डिजिटल सेवा की कुछ बाध्यताएं हैं। हम अगले टॉपिक में, अगले चक्र में हम जो साहित्य को कैसे, कहाँ और कब आरंभ करेंगे, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।